हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है। जी हाँ, आप ही का फेवरेट चैनल है जिस पर कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। इतना ही नहीं, अब तो आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स जिनमें रहेंगे अथाह सागर की भांति एमसीक्यूज। अथाह सागर समझते हो आप? मतलब कि इतना अधिक और इतना इंपॉर्टेंट जो भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के मतलब जो लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए बुक्स का निर्माण किया गया है ताकि आप सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकें। जी हाँ, ये जो बुक्स हैं इनमें एमसीक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं विद सॉल्यूशंस, जिनको आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अपने सफलता प्राप्त जरूर करोगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक जरूर कर लोगे। इसलिए विजिट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अब जाइए और देखिए। बिल्कुल, अब चलते हैं हम इस चैप्टर की ओर अर्थात इस वीडियो की तरफ। तो हमने अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 11 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम करने वाले हैं पाठ 12। जी हाँ, कक्षा 12वीं का पाठ 12, नाम है कैसे बनता है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक कैसे बनता है? सच में ये प्रश्न तो मेरे मन में भी चल रहा था कि रेडियो पर भी नाटक बनते हैं। रेडियो पर हमने कहानी तो सुनी है कि इसके द्वारा उसके द्वारा रात्रि का समय था, इस तरह से हमने कहानियां तो सुनी है, लेकिन रेडियो पर नाटक भी बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। उसका एक दृश्य आप देख सकते हैं कि यहां सिर्फ आवाज के माध्यम से नाटकों की प्रस्तुति की जाती है क्योंकि इसमें दृश्य साधन नहीं रहता है, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आवाज में वो सारी हरकतें या सारे दृश्यों को शामिल किया जाएगा संवाद के माध्यम से ताकि श्रोता सुनकर ही समझ जाए कि आखिर नाटक में चल क्या रहा है, किस तरह का संवाद है। क्लियर है? तो यही हम पढ़ेंगे कि कैसे बनता है रेडियो नाटक। तो आइए जानते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजे आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम भी जान जाएंगे कि आखिर रेडियो नाटक भी बनते हैं और आज भी उनका प्रचलन है। ऐसा नहीं है कि भाई ये टेलीविजन आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है तो रेडियो कहीं भी रखे गए। सबका अपनी अपनी जगह पर अहम स्थान होता है। रेडियो मनोरंजन का सस्ता और सुलभ साधन। कुछ दशक पहले तक दुनिया में टेलीविजन और कंप्यूटर नहीं थे। कुछ दशकों पहले, मतलब दशक मतलब समझते हो 10, 20, 30, 40 इस तरह से। दूसरा बिंदु है सिनेमा हॉल और थिएटर तो थे पर उनकी संख्या बहुत कम थी। ये आम आदमी के लिए उपलब्ध भी नहीं थे। इसलिए आम आदमी क्या करेगा? इस परिस्थिति में रेडियो ही मनोरंजन का सस्ता और सुलभ साधन था जो घर बैठे मनोरंजन कराता था। उस समय रेडियो पर खबरें, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और खेलों का आंखों देखा हाल आदि प्रसारित होते थे। इस पर आने वाले नाटक, टेलीफिल्म और टेलीविजन पर आने वाले धारावाहिकों की कमी पूरी करते थे। जैसे अब हर एक के घर में टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, टेलीविजन आ गए थे लेकिन कुछ एक घरों में ही टेलीविजन हुआ करते थे और रेडियो हर एक व्यक्ति आसानी से खरीद सकता था क्योंकि इतना महंगा नहीं था। तो उसमें सब लोग सुनते थे। जो मैच होते हैं उनका भी लाइव टेलीकास्ट चलता था। टेलीकास्ट में सुनाई प्रसारण होता था, फिर समाचार आते थे, फिर गाने भी आते थे और तो और नाटकों का प्रसारण भी होता था। प्रसिद्ध साहित्यकार साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो के लिए नाटक भी लिखते थे। आप जैसे कहानी लिखी, उपन्यास लिखा, मंच के लिए नाटक लिखे, साथ ही साथ वो रेडियो के लिए भी नाटक लिखते थे। अब आप सोचोगे इस मंच पर जो नाटक होता है और रेडियो नाटक में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर क्या है कि मंच पर नाटक की प्रस्तुति की जाती है और वो पूरी तरह से दृश्यात्मक होता है, अर्थात देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन रेडियो का जो नाटक है उसमें तो सिर्फ सुनकर ही अनुमान लगाना है और समझना है। तो ये सबसे बड़ा अंतर था। तो रेडियो नाटक अलग तरीके से लिखे जाते थे और मंच के लिए जो प्रस्तुत होते थे नाटक, उनको अलग तरह से लिखा जाता था। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक बेहद अहम रहे हैं।
हिंदी के कई नाटक जो मंच पर बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। अब सोचो आप कि अब आप ये मत सोचना कि भाई नाटक जो रेडियो के लिखे गए थे और वो बहुत प्रसिद्ध हुए, उनको बड़ी ख्याति मिली। कैसे? अभी तो आपने कहा कि रेडियो की बटकथा अलग, मतलब अलग कथा लिखी जाती है और मंच के लिए अलग। तो सुनो मेरी बात कि जो रेडियो के लिए जो डायलॉग्स या संवाद लिखे जाते हैं उनको उस तरह से, जैसे मान लो कोई कहेगा कि अब मैं थोड़ा थक गया हूं, मुझे पार्क में बैठना है, तो ये वो बोलेगा नहीं। जिस तरह से मंच में चलता है नाटक, तो उसमें वो बोलेगा नहीं कि अब मैं बेंच पर बैठ जाता हूं या अब मैं चेयर पर बैठ जाता हूं, ऐसे बोलेगा नहीं। लेकिन रेडियो में उसको बोलना होगा क्या कि अब मैं थोड़ा सा थक गया हूं, हाँ बेंच दिखाई दे रही है, चलो उस पर बैठ जाता हूं। तब जाकर श्रोताओं को समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति उस पार्क में बैठ रहा है। जबकि मंच पर जो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं वहां पर जाएंगे, कुछ इस तरह से करेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। तो वो डायलॉग बोलना नहीं है, तो कुछ जो डायलॉग्स या संवाद रहेंगे उनको एडिट कर दिया जाएगा। इसलिए वो जो नाटक की कहानी है उसको दोनों तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर हुआ? इसलिए लिखा है कि हिंदी के कई नाटक जो मंच पर बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। इनमें धर्मवीर भारतीकृत, अंधा युग और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, और देखते हैं रेडियो नाटक कैसे लिखे जाते हैं। तो रेडियो नाटकों को लिखते समय सिनेमा और रंगमंच की भांति चरित्रों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे रंगमंच पर प्रस्तुति की जाती है और नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह से रेडियो के लिए जो नाटक लिखा जाता है उस पर भी बहुत ध्यान रखा जाता है। चरित्रों की डायलॉग्स पर ध्यान रखा जाता है। इन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं। इन्हीं संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। अतः रेडियो नाटक में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि रेडियो नाटक में विजुअल्स नहीं होते, दृश्य नहीं होते। समझ में आया? तो संवादों को बहुत ही एकदम हाई लेवल का, या यूं कहें कि बहुत पारखी या सोच समझ कर लिखना होता है। ठीक? क्योंकि यहां पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है। अब आया है रेडियो नाटक और सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में अंतर क्या है। तो जो रेडियो नाटक है और रंगमंच जो मंच पर किए जाते हैं नाटक, उनमें अंतर क्या है? ध्यान से देखना, सुनना। सिनेमा तथा रंगमंच दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं। क्या क्या? सिनेमा और रंगमंच दृश्य और श्रव्य होते हैं, मतलब देखे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। लेकिन रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम ही होता है। रेडियो को सिर्फ सुना जाता है, वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है। अतः रेडियो नाटक का लेखन अन्य माध्यमों से भिन्न भी है और मुश्किल भी। जैसे देखो, सिनेमा या रंगमंच के लिए जो नाटक लिखा जाएगा उसमें फिर भी थोड़ा सा कि भाई हाँ, सिनेमा पर भी दिखाई दे रहा है, रंगमंच पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रेडियो में तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसकी जब कहानी लिखी जाएगी या नाटक लिखा जाएगा तो वो इतना आसान नहीं होगा, बहुत सोच समझ कर लिखा है। इसमें सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है कि जो भी डायलॉग, संवाद मीन्स डायलॉग, या जो भी साउंड इफेक्ट ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही संप्रेषित करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि अब क्या चल रहा है। हाँ, कहानी का ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत, अर्थात परिचय, द्वंद्व, समाधान, सब कुछ अन्य माध्यमों जैसा ही होता है, पर यह सब कुछ आवाज के माध्यम से होता है, सिर्फ आवाज के माध्यम से। और अलग अलग पात्रों की आवाज भी होगी। ऐसा नहीं है कि जो एक कोई है कैरेक्टर और वही सबके डायलॉग्स बोले जा रहा है, पात्रों की भी संख्या होगी। अभी हमने देखा था ना फर्स्ट स्लाइड पर इमेज कि कई लोग हैं, वहां पर सबको उनके संवाद दे दिए हैं और संवाद अपने अनुसार बोले जाएंगे। तो उसमें भी बड़ा मतलब मुश्किल भी होता है। रेडियो नाटक लिखने के लिए कहानी मौलिक हो या किसी स्रोत से ली गई हो, उसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि जब हम रेडियो नाटक के लिए कहानी लिखेंगे तो बहुत आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि कौन कौन सी बातों को शामिल करना है।
कहानी पूरी तरह से एक्शन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एक्शन समझ रहे हो, क्रिया, ठीक है। यदि क्रिया पर आधारित रहेगी तो जो रंगमंच पर नाटक की प्रस्तुति होगी तो उसमें दिख जाएगा कि ठीक है, यहां पर रख दिया है पेन, ठीक है, अब पेन उठा लिया है, तो हम कहेंगे नहीं कि अब मैं पेन रख रही हूं और अब मैं पेन उठा रही हूं, वो चूंकि दिख रहा है। लेकिन इसलिए साफ साफ लिखा है कि कहानी पूरी तरह से एक्शन पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संवादों के माध्यम से ही कहानी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ श्रव्य माध्यम है, इसको सिर्फ सुना जाता है। क्योंकि रेडियो पर ज्यादा ध्वनि आधारित एक्शन उबाऊ हो जाते हैं, साथ साथ कथानक शायद अपना संपूर्ण प्रभाव संप्रेषित करने में बेअसर साबित हो सकता है। पता है ना आपको कथानक? कथानक मीन्स केंद्रीय बिंदु जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। इसलिए रेडियो माध्यम को ध्यान में रखकर मात्र घटना प्रधान कहानी का चयन नहीं करना चाहिए कि सिर्फ एक्शंस हो, ऐसी कहानी का चयन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जिसमें सिर्फ देखकर ही समझ में आए। तो क्योंकि अब जो देखकर समझ में आएगा तो हर बात को कैसे कहा जाएगा रेडियो नाटक के माध्यम से, क्योंकि वो तो सिर्फ श्रव्य माध्यम है ना, सुनकर ही पता चलेगा, ठीक। तो अधिक देखना चाहिए कि संवाद के माध्यम से किस तरह से बात को पूरी की जा सकती है। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है, ठीक। अतः रेडियो नाटक की अवधि भी 15 से 30 मिनट की ही होनी चाहिए। एकाग्रता समझते हो, कंसंट्रेशन, मतलब 15 से 30 मिनट तक बिना पलक, कहने का तात्पर्य कि बहुत ध्यानपूर्वक कुछ भी देखा या सुना जा सकता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको ब्रेक लेना होता है, और लेना भी चाहिए। तो इसी तरह से जो रेडियो नाटक है उसमें भी 15 से 30 मिनट तक ऐसे शुरुआत से अंत तक इस तरह से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि कहीं भी श्रोता उस नाटक को छोड़कर भाग ना जाए। क्योंकि सिनेमा घर या नाट्य गृह दर्शक अनजाने लोगों का समूह एक हिस्सा बनकर बैठते हैं। वे बोर होने पर भी सरलता से उठकर नहीं भागते हैं, पर घर बैठकर रेडियो पर नाटक सुनने वाला श्रोता बोर होते ही किसी अन्य स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भटक सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से संवादों का चयन करना है, कहानी का चयन करना है, और जो संवाद होंगे उनमें इतनी कसावट होनी चाहिए कि श्रोता उठकर भाग ना जाए। यदि कहानी लंबी है तो वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है। धारावाहिक समझते हो, सीरियल, कि कुछ प्रथम भाग, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, ठीक, जिसकी हर कड़ी की अवधि 15 मिनट या 30 मिनट हो सकती है। चूंकि रेडियो नाटकों की अवधि छोटी होती है और श्रोता केवल आवाज के सहारे ही चरित्रों को याद रख पाता है, ऐसी स्थिति में किरदारों की अधिकता के कारण श्रोताओं का उनसे रिश्ता बनाए रखने में परेशानी होती है, क्योंकि सिर्फ सुनकर वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक। इस कारण से 15 मिनट के रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या 5 या 6 या 30-40 मिनट की अवधि वाले नाटक में पात्रों की संख्या 8 या 12 तथा 1 घंटा या उससे अवधि वाले नाटकों में पात्रों की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो फिर से बता देती हूं कि अब क्या होता है, रेडियो नाटकों की अवधि छोटी होती है और श्रोता केवल आवाज के सहारे ही चरित्रों को याद रखता है। ऐसी स्थिति में किरदारों की अधिकता नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए रेडियो नाटक में। यदि बहुत सारे होंगे तो सब हौच पौच हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा और किसी से भी श्रोता कनेक्ट नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो क्या है, किसी से भी वो रिश्ता नहीं बनाए रख पाएगा। इस कारण से 15 मिनट के रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या 5 या 6 ही होनी चाहिए। यदि 15 मिनट का कोई नाटक है, ठीक, यदि 15 मिनट का कोई नाटक है, 15 मिनट का यदि कोई नाटक है तो उसमें पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 या 6। यदि 30 से 40 मिनट का, मान लो 40 मिनट का है, तो इसमें पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 से 12। या 1 घंटे का है, यदि 1 आवर का है, तो इसमें नाटकों की पात्रों की संख्या 15 से 20 तक होनी चाहिए।
यदि 15 मिनट का कोई नाटक है तो उसमें सिर्फ 5 या 6 लोग ही रहेंगे, तभी उसमें समझ में आएगा। क्योंकि इतनी कम अवधि में यदि बहुत सारे कैरेक्टर्स या पात्रों को शामिल कर लिया जाएगा तो श्रोता नहीं समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, किस तरह का यह नाटक है, आखिरकार इस नाटक में दिखाया क्या जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सोच समझकर यह ध्यान रखना है। पात्रों की यह संख्या एक अनुमान मात्र है, इसमें छोटे मोटे किरदारों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, एवरेज बताया है कि इस तरह से रख सकते हैं। यूं तो मंच का नाट्य लेख, फिल्म की पटकथा और रेडियो नाट्य लेखन में काफी समानता है, पर इसमें दृश्य गायब होता है, जिसका निर्माण ध्वनि प्रभाव एवं संवादों के माध्यम से करना होगा। अब ये हमें पता ही है कि नाटक की जो अवधि है वो ज्यादा लंबी हमें नहीं ले जानी है, क्योंकि रेडियो नाटक सिर्फ और सिर्फ सुनकर बोला जाएगा, मतलब सुनकर ही समझा जाएगा, इसमें दृश्य तो है नहीं। इसलिए ध्वनि प्रभाव और संवादों के माध्यम से ही ऐसे डायलॉग्स, मतलब इतने चुनिंदा संवादों का सिलेक्शन होगा, चयन होगा कि जो संवादों के माध्यम से श्रोता को अपने मतलब उसमें जकड़े रहे मतलब एक तरह से समा बंधा रहे। क्लियर? अब है रेडियो नाटक लेखन का उदाहरण देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। दृश्य कुछ इस प्रकार का है। रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे? रात का समय है, 3 मित्र आधी रात को या रात की अंधेरी रात में सन्नाटा छाया हुआ है और तीनों मित्र रास्ता भटक गए हैं। राम, श्याम और मोहन। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभावों और अभिनेताओं की भाव भंगिमाओं से दिखाया जा सकता था। अब यदि कोई फिल्म हुई या फिर मंच पर नाटक की प्रस्तुति हुई तो किस तरह से दिखा? कुछ लाइटनिंग ऐसी करना है, कुछ ऐसी आवाजें आ जाएंगी या कुछ ऐसा दिख जाएगा कि भाई रात का खतरनाक दृश्य है। लोकेशन, वहां का ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि लगे कि डरावनी जगह है। मंच सज्जा, कुछ अंधेरी ऐसी मतलब जो दृश्य रहेंगे ना वो बहुत प्रभावी हो सकते हैं। कहां पर? फिल्म या मंच पर। ठीक है, रेडियो के लिए इसका लेखन कुछ इस प्रकार होगा। अब रेडियो में तो ना प्रकाश दिख रहा है, ना लोकेशन का पता है, ना ही मंच सज्जा दिख रही है, तो क्या करेंगे फिर? इसमें इसका ध्यान रखा जाएगा। देखो, कट 1 या पहला हिस्सा। ठीक है, राम, श्याम, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। अब वो डर कर कहेगा, श्याम, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम, डर तो मुझे भी लग रहा है। राम, इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबू सब परेशान होंगे। राम, ये सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ। मोहन की नकल करते हुए जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। श्याम चौंक कर, अरे मोहन कहाँ रह गया? लो, अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इतने में देखा कि मोहन तो उनके साथ है ही नहीं। अरे मोहन कहाँ रह गया? ठीक है, अभी तो यहीं था। आवाज लगाकर, मोहन मोहन। अब रात का सन्नाटा भी छाया है, डर भी लग रहा है। ठीक। राम लगभग रोते हुए, हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे क्या? श्याम, चुप करो। मोहन, अरे मोहन, ओ मोहन। अब डर रहे दोनों। मोहन, दूर से नजदीक आती आवाज, आ रहा हूं, वहीं रुकना, पैर में कांटा चुभ गया था। नजदीक ही कोई पक्षी पंख फड़फड़ाता भयानक स्वर करता हुआ उड़ जाता है। राम चीख पड़ता है। कोई पक्षी की आवाज, जैसे चील या बाज जैसे रहती है वैसे पक्षी की आवाज आई और राम डर कर चीख गया। श्याम, राम क्या करने लगा? श्याम बचाओ। मोहन, जो नजदीक आ चुका है, डरपोक कहीं का, डरे स्वर, वो क्या था? इस तरह से। ठीक है, मोहन ने क्या कहा? कोई चिड़िया थी, हम लोगों की आवाजों से वो खुद डर गई थी। 1 नंबर के डरपोक हो दोनों। श्याम, मोहन रास्ता भटका दिया, अब बहादुरी दिखा रहा है। रेडियो नाटक के आरंभ में अंक या दृश्य की जगह कट 1 या पहला हिस्सा लिखा गया है। चूंकि नाटक में दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अंग्रेजी शब्द कट लिखने का रिवाज है।
इन दृश्यों को अपने ढंग से भी लिखा या दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ध्वनि, प्रभाव और संवाद महत्वपूर्ण है। डायलॉग्स कुछ और तरीके से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ दिख रहा है, ना आप कुछ ध्वनि या कुछ दृश्य या कुछ मंच सज्जा कर रहे हैं। वह बस संवादों के माध्यम से आपको जो श्रोता है उनको बांधे रखना है। जैसे राम के संवाद, कितना भयानक जंगल है, से श्रोता जान जाते हैं कि ये लोग इस समय जंगल में है। श्याम कहता है, इतनी रात हो गई, अर्थात स्थान जंगल और समय रात्रि। इस प्रकार संवाद द्वारा देश काल स्थापित किया जा सकता है, परंतु यह स्वाभाविक होना चाहिए। जबरदस्ती ठूसा हुआ नहीं लगना चाहिए कि बस हमें संवाद बढ़ाना था तो हमने और जोड़ दिया। जो नीडेड हो, जो आवश्यक हो, वही डायलॉग्स उसमें जोड़ना चाहिए। उक्त दृश्य हमें यह भी जानकारी दे रहा है कि राम सबसे ज्यादा डरा हुआ है। डर तो श्याम को भी है, पर वह उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। उनमें मोहन सबसे बेफिक्र है। रेडियो नाटक में पात्रों से जुड़ी जानकारी हमें संवाद के माध्यम से मिलती है कि कौन क्या है, किस तरह से, ठीक है। अतः पात्रों के नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं संवादों द्वारा उजागर करना होता है कि वो आखिर है कौन। इसके अलावा भाषा पर ध्यान रखना होगा कि पात्र अनपढ़ है या पढ़ा लिखा, वह शहर का रहने वाला है या गांव का। उम्र, रोजगार आदि की जानकारियां उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करती हैं। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बातचीत करेगा, नौकर से अलग ढंग से बातचीत करेगा, अपने बॉस से सम्मानपूर्वक बात करेगा और मित्र के साथ बराबरी या गर्मजोशी से पेश आएगा। मतलब एक ही व्यक्ति की यदि बात करने के तरीका है तो वो अपने घर में किसी दूसरी तरीके से बात करेगा, अपने वर्क प्लेस पर जाएगा तो वहां किसी दूसरे तरीके से बात करेगा, ठीक है। तो ये होता है, ये सब उसके संवाद से ही प्रकट होगा। रेडियो मूलतः संवाद प्रधान ही माध्यम है। अतः इसके संवाद पर एक बात और लागू होती है कि संवाद जिस चरित्र को संबोधित कर रहा है उसका नाम लेना आवश्यक है, क्योंकि नाम लेंगे तभी जो श्रोता है उसको ये पता चल पाएगा कि ओके इतने कैरेक्टर्स हैं और ये इस तरह का है, मतलब वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इसके अलावा रेडियो नाटक में पात्र की हरकत को भी संवाद का हिस्सा बनना पड़ता है। जो वो डर गया या थक गया, जैसे दृश्य है तो वो, जैसे मान लो पक्षी आया था तो वो ऐसे कांपने लगता, क्योंकि दिख रहा है, लेकिन अब वहां दिख नहीं रहा है ना, तो वो ये कहेगा कि मैं तो बहुत डर गया था, क्या करूं, ठीक है। जैसे हमारा चरित्र पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है तो उसका संवाद कुछ इस तरह से होगा, कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलूं कुछ देर इस बेंच पर बैठ जाऊं, और वो आह की ध्वनि करता बेंच पर बैठ जाता है। तो इस तरह से ये समझ में आता है रेडियो नाटक में कि हाँ भाई ये चल रहा है या ये दृश्य चल रहा है, क्योंकि दिखाई तो देगा नहीं, सिर्फ सुनकर ही सब अनुमान लगाना है, ठीक। सो प्यारे बच्चों, ये था कि रेडियो नाटक कैसे लिखा जाता है या रेडियो नाटक की आवश्यक भूमिकाएं क्या है। आशा करती हूँ आपने राम, श्याम और मोहन वाले जो संवाद हैं उनको बहुत ध्यान से सुना है और समझ में आ गया कि रेडियो नाटक में संवादों की कितनी अधिक महत्ता है। संवाद यदि कहीं भी ढीले पड़े तो रेडियो नाटक प्रभावी नहीं हो पाएगा। कारण क्या? सबसे बड़ा कारण कि रेडियो नाटक में दिखाई नहीं देगा ना। मंच या फिल्म की बात है तो वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन रेडियो नाटक सिर्फ और सिर्फ श्रव्य माध्यम है। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपका ही चैनल है ऑफ कोर्स, जिसमें कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी हैं आपके लिए। और इतना ही नहीं, अब आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स और ई बुक्स, जिनकी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाइए देखिए, उनमें खजाना आपको सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करने वाली हैं बुक्स। तो बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहो, खुश रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।